नमस्कार साथियों, आगाज से साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसमें हम 7 मई से लेकर 14 मई 2023 के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है हम उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू या यूपीएससी के प्रदेश से महत्वपूर्ण है, न कि ऐसा कि कर्नाटक के चुनाव में कौन जीता कौन हारा। ये वाहियात टॉपिक है। जो आप इसे यूपीएससी का विषय सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। यूपीएससी में इससे जुड़ा हुआ एक विषय आया है जिससे ऊपर एक प्रश्न उठा दिया गया था कि श्रीमान राहुल गांधी ने शब्द प्रयोग किया था कि कांग्रेस में भाजपा का जीतना कांग्रेस की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है। तो संप्रभुता के ऊपर जो है एक विषय, एक डिबेट शुरू हुआ जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। खैर, एक एक करके हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर को हम अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग दिनों में पढ़ने वाले हैं। आज का जो सेगमेंट है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संबंधित हर कोई विषय होता है तो उसे हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहला विषय, ब्रिटेन में राजशाही की प्रासंगिकता। रानी एलिजाबेथ के मरने के बाद उनके बेटे की ताजपोशी की गई है, उन्हें जो है सिंहासन पर बैठाया गया है और वे जो है नए राजा बन चुके हैं। इसके बारे में संपूर्ण चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है और ये जो है हमारा राज व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। दूसरा है भारत का कृषि निर्यात। हालांकि ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु इसे हम आज ही देखने वाले हैं। नंबर तीसरा, खाद्य व्यवसाय में दावे और विनियमन। इसका क्या है, आपने एक नाम सुना होगा, FSSAI की संस्था ने अपने कुछ नियमों को बदला है जिनके बारे में हमें जानना है और ये भी एक बार फिर से राज व्यवस्था का हिस्सा हो जाता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये जो है यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ द्वारा अपनाया गया एक मैकेनिज्म है जो कि पूरी तरह एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो उसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है और इसे आज ही देखेंगे। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस अटैक, IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। आप लोगों ने फिल्मों में इसका नाम काफ़ी बार सुना होगा। इसके बारे में एक बात हमें पढ़नी है। इसके बाद अगला विषय आ जाता है मेरठ के संदर्भ में विशेष भारतीय इतिहास। आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि मंगल पांडे सन 1857 से प्रथम स्वाधीनता संग्राम या अंग्रेज़ों के हिसाब से पहला सैनिक विद्रोह भारत का के संदर्भ में हमें मेरठ में एक संगोष्ठी आयोजित की गई जो कि राष्ट्रीय स्तर पर थी, उसके बारे में हमें जानना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राम मंदिर की संरचना और इसे भी जो है इतिहास का जो विषय है इसे भी हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं। राम मंदिर की संरचना कि नागर शैली में राम मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पे हमें जानना है नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ये भी इतिहास का विषय अंग है जिसे हम इसी सप्ताह इतिहास भी करने भी वाले हैं। पोषण भी पढ़ाई भी, ये जो है भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे कि हम लोग आज ही देखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये क्या है, आज इस साल जो है 11 अगस्त 1998, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 11 मई 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण
अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया गया था। इसी के बारे में हमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाया जाता है हर साल। इस साल इसका 25वीं वर्षगांठ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे भी हम आज ही देखने वाले हैं। भारत और खाड़ी देश से बीच जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो भी जो है भारत से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिखाने वाले हैं, जिसे भी आज हम देखने वाले हैं। संप्रभुता का विषय फिर से भारत की राज व्यवस्था का विषय हो जाता है, जिसे हम राज व्यवस्था के विषय में देखेंगे। तो एक बार फिर से देख लें। राज व्यवस्था में हमारे सामने आ जाते हैं ब्रिटेन से राजशाही की प्रासंगिकता। इससे बाद दूसरा राज व्यवस्था में आ जाता है आपका पोषण भी, प्रभावी भी। तीसरा आ जाता है संप्रभुता। चौथा आ जाता है आपका खाद्य व्यवसाय के दावे और विनिमयन, अर्थात विषय नंबर ये और विषय नंबर ये चारों के चारों क्या हैं? राज व्यवस्था के हिस्से हैं। तो इसे हमें ध्यान देना है। अब इससे बाद इतिहास में कुछ विषय हमें दिए गए हैं, जिसमें हम नाम ले ये और ये दोनों इतिहास यानी कि हिस्ट्री के विषय हैं। इसी के बाद तीसरा नाम ध्यान दे दें हम लोग, तो हमें मिल जाता है और क्या, अब जो है आज के विषय बच जाते हैं। हाँ, इकोनॉमी का एक विषय यहाँ पे बचा हुआ है, जिसे हम आज ही लेने वाले हैं। और इससे बाद बाकी के सारे विषय जो बच गए हैं उन्हें हम आज ही लेने वाले हैं, और ये सारे विषय एक एक करके हम इन्हें समझने वाले हैं। तो भाइयों, हम आपका साथ चाहेंगे और आप इसके साथ। तो प्रारंभ करते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से। अभी जो है इससे बारे में संदर्भ क्या है, संदर्भ हमारे लिए वाहियात है, तो ध्यान रखना है। बस एक बात आप इसमें ध्यान दे सकते हैं, वो ये कि ये जो है यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाया गया है, जो कि ये शब्द जो है नाम में नहीं प्रयोग हुआ है, और यूपीएससी ऐसे ही खेल करती है। तो इससे बारे में जान लीजिए। इससे तहत जो है हम क्या करने वाले हैं, हम कार्बन उत्सर्जन कर को निर्धारित करने वाले हैं, जिसे कि कार्बन दर निर्धारित कहा जा रहा है। और ये जो है हर एक कार्बन तत्व, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो तेल हो अथवा प्राकृतिक गैस हो, इससे जलने पर लगाया गया है। और यहाँ पर जो है इनके द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों पे बात की जाएगी। इसमें जो है आपका पालन कठोरता से किया जाने की योजना है, जो कि यूरोपीय यूनियन इसे कम कठोरता से फॉलो कर रहा था। और इसका उद्देश्य तो आप जानते हैं, चूँकि ये जलवायु परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है, तो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस कारण हम जो है इसे हटाकर हरित प्रौद्योगिकी के आधार पे उत्पादन करने वाले उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रौद्योगिकी क्या हैं? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अथवा समुद्र से द्वारा मिलने वाली ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सारे के सारे जो है गैर कार्बन स्रोत हैं। इससे अलावा भी दो और नाम आएंगे, जिसे कि हम जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल शक्ति अथवा और साथ ही साथ परमाणु शक्ति या न्यूक्लियर पावर के टूल्स। इससे बारे में हमें जानना चाहिए, और यही सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम कार्बन का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे जो है कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित एवं नियमित किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग इससे जान लेते हैं वैश्विक स्तर पे इससे प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं।
हालांकि ये सारी चीज़ें आप विज्ञान एवं प्रकृति में पढ़ेंगे ही, बट जान लीजिए कि जब भी टैक्स लगेगा तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो हमें नए ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता पड़ती रहेगी, है ना। नंबर 2, इससे जो है कार्बन उत्सर्जन तो नियंत्रित होगा, जाहिर सी बात है। इससे कार्बन उत्सर्जन जब नियंत्रित होगा तो ऊर्जा के स्रोत ज़्यादा नहीं होंगे, और ऊर्जा के स्रोत नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वैश्विक तापमान नियंत्रित रहेगा। वैश्विक तापमान नियंत्रित रहेगा तो जाहिर सी बात है देशों पे अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला। इससे जो है हरित प्रोजेक्ट को प्रभावित मिलेगा, और इससे जो है इसका प्रभाव गरीब देशों पर पड़ सकता है। हालांकि ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, परंतु पड़ सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कौन क्या जानता है। तो इसका बात जो है भारत पे इसका प्रभाव जो कि अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देख लीजिए भारत पे इसका सबसे पहला प्रभाव होगा कि जीवाश्म ईंधन पे कर को बढ़ा दिया जाएगा। इस व्यवस्था से क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि जैसे पेट्रोल के दाम जो बढ़े जाते हैं उसमें कार्बन टैक्स को भी नया इंक्लूड किया जाएगा। इससे पेट्रोल के दाम ऑलरेडी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके कार्बन के दाम भी, इससे पेट्रोल दाम और ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों के लिए फिर से ये समस्या बन सकते हैं। दूसरा, यूरोपीय संघ द्वारा लाए गए कार्बन भारत में निर्यातित उत्पादनों की लागत को बढ़ा सकता है, जिससे कि आपके यूरोपीय संघ में उत्पादों की प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इससे बाद अगला जो है निर्यात, भारतीय धातु और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात पे प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आज भी जो है लौह अयस्क, इस्पात और एल्युमिनियम इंडस्ट्री में हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद भारत से और यूरोपीय संघ के व्यापारिक रिश्ते पे प्रभाव भी पड़ सकता है, तो इसे जो है हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे बाद हमारे सामने महत्वपूर्ण विषय आता है, इससे आने की चुनौतियाँ, और फिर हम आगे क्या करने वाले हैं। नंबर 1, कार्बन व्यापार एक कठिन प्रक्रिया होती है जिससे द्वारा कार्बन उत्सर्जन के माप के आधार पर कर निर्धारित करना एक चुनौती है, जिससे अलग अलग देशों के साथ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर तब जबकि इससे लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति नहीं बनती, और साथ ही साथ आपका जो है आपका ये जब ये देश छोटे हैं यूरोपीय यूनियन से, तो इससे जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पहचान पाना कि कौन से देश ने कितना कार्बन दिया है। विकासशील देशों के कम आय के व्यक्तियों पे इनका प्रभाव पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है कि दाम जो है बढ़ेंगे। किसी भी देश से लिए कार्बन उत्सर्जन पूर्णतः समाप्त होना संभव नहीं है, तो इस प्रकार का कर जो है भारत के उद्देश्यों के लिए, उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण पड़ सकता है, बुरा हो सकता है, और इससे कार्बन उत्सर्जन के माप को कम करने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं, जिससे कि कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को सही प्रकार से लागू कर पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देना है माप को कम करने का प्रयास, मतलब कैसे हम ये जो है इसमें हेरा फेरी करें, ऐसी बातें भी आ सकती है। अब जो है आगे के लिए भारत को कार्बन उत्सर्जन से उत्पादों के विकल्प से तलाशना होगा जो समान बजट में उपलब्ध हो सके। दूसरा, बेहतर विकल्प के लिए भारत अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में निवेश करना होगा, जिससे कि हमें जो है ज़्यादा बेहतर वो मिल सके, बेहतर उपाय मिल सके। कार्बन माप के आधार पर संबंध में विवाद, प्रशासनिक लागत आदि को उचित प्रकार से विशेषज्ञों एवं विविध देशों के साथ
लागू करने की आवश्यकता होगी। इससे बाद चौथा जो है आगे जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की कार्बन प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं। और भारत जो है अलग अलग देशों को प्रोत्साहित कर सकता है, जो कि अभी G20 का देशों का संगम भारत में ही किया गया है। जो पूरा न्यूज़ जो है हमें द हिंदू के सोर्स से मिला है, तो लास्ट में ये लिखना अनिवार्य हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और अब जो है हमारा आज का दूसरा IED का हमला, जो कि आपके पुंछ संभाग में जो है आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में इसका प्रयोग किया गया था। इससे बारे में हमें जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हालांकि जो हमने नोट्स बनाया उसमें काफ़ी कुछ है। नोट्स जितने भी लोगों ने पेड मेंबरशिप ज्वाइन की है, जिनमें कि अभी जो है हमारे साथ 4 लोग जुड़ चुके हैं, पूरे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इनके विभिन्न तंत्रों को पढ़ना है, इनके प्रभाव जो है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, और इससे जो है होने वाले नुकसान और आगे की राह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने क्या आने वाली है, इससे होने वाला नुकसान, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है, इससे विस्फोट होने वाले हैं। तो विस्फोट कहाँ पे होते हैं? भवन या सार्वजनिक परिवहन स्थल निर्माण प्रभावित करेंगे, संरचना के निकास मार्ग को प्रभावित करेंगे, भवन से भीतर प्रयोग की जाने वाली खतरनाक सामग्री से जो है इस भवन की संरचना और बाहरी वातावरण में कई सारी खतरनाक चीज़ें फैल सकती हैं। इस हमले से जो है बिजली, पानी, संचार और परिवहन जैसी सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। इससे होने वाले कुछ और नुकसान हैं, जैसे कि अगर कोई गैसोलीन, प्राकृतिक गैस या अन्य ज्वलन सामग्री इससे आसपास पाई जाती है, तो इससे बहुत बड़े विस्फोट हो सकते हैं, जिन्हें द्वितीयक विस्फोट कहेंगे। ये पूरी तरह IED के थ्रू नहीं होने वाले, लेकिन IED का ही एक दुष्परिणाम होंगे। इनसे जो है जहरीले धुएं, बिजली की शक्ति में अवधान, प्राकृतिक गैस लाइन, पानी और मलबे का टूटना भी हो सकता है। इससे यातायात का नुकसान, संभावित दुर्घटना, भागते हुए नागरिक इत्यादि जो है प्रभावित हो सकते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी कुछ नुकसान हैं, जैसे फेफड़े, कान, पेट आदि अंगों का नुकसान पहुंचना, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। विस्फोट के कारण उड़ने वाले छर्रे, मलबे इत्यादि जो है शरीर को बर्बाद कर सकते हैं। आघात लगने से फ्रैक्चर, आंख एवं कान संबंधी चोटें भी होती हैं, और मुंह, त्वचा, साइनस और फेफड़े में जलन जैसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। इसलिए जो है IED की चुनौतियों को समझिए। देखिए IED है क्या? ये जो है बेहद छोटे मॉडल में प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस है, बम है, जो कि एक सिंपल साइज छोटे से मोबाइल के आकार में भी हो सकता है। इसे अटैक भी मोबाइल के थ्रू किया जा सकता है, इसका प्रयोग भी आसान है, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट परिणाम जो है बनाया जा सकता है। यहाँ पे इस सामने समस्याएं क्या क्या आती हैं? फाइनेंसर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, बिल्डर, ट्रेजरमैन इत्यादि, ये सारे के सारे इकोसिस्टम है, जिसे वैश्विक स्तर पे समाप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब चूँकि ये जो है एक्सप्लोसिव डिवाइस बहुत ही छोटा होता है, तो इसको जांच करने वाली एक्यूरेट परिणाम वाली डिवाइस निर्माण करना अपने आप में चुनौती है। ये किसी भी तरह के आतंकवादी हो सकते हैं, या आपके दुश्मन हो सकते हैं, दुश्मन देश भी हो सकते हैं, जो IED का प्रयोग करके सुरक्षा बलों के लिए समस्या बन जाते हैं। अध्ययनों के अनुसार कि 60 से अधिक मौतें जो है वाहन और बारूदी सुरंगों के कारण होती है, जो भारतीय सेना के लिए एक चुनौती है।
देश से कानून को बनाए रखने के लिए भारत की सुरक्षा बलों को केवल हमले का जवाब देने पर ही गोली चलाने का अधिकार है। मतलब आज भी जो है हम यूएसए की तकनीक या अन्य देशों की तकनीक पर नहीं है, जो कि किसी भी शक के आधार पर गोली मार दी जाए, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। मानवाधिकार का महत्व भी रखना अनिवार्य है। तो अभी जो है हमारे सामने आगे जो है हमें हमारे सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि इस तरह के डिवाइस से इकोसिस्टम समझ को समाप्त करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है, जो कि विस्फोटक, डेटोनेटर निर्माण, आपूर्ति, विक्री, विधायक उपायों को कर सकें। दूसरा, डिटेक्टर, जो कि इसे आसानी से पकड़ सकें, उनका जो है प्रयोग किया जाना जरूरी है। R&D भी इसमें साथ रहेगा और साथ ही साथ प्रशिक्षित स्निफर डॉग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ये दोनों ही आप लोगों ने देखे होंगे। डॉग के बारे में तो आप जानते ही हैं, कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जो कि इसमें महत्वपूर्ण ध्यान निभा सकते हैं। और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जो कि जमीन के अंदर धातुओं को ढूंढने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। और कुछ योजनाएं भी हमारे सामने रखी गई हैं, जैसे बारूदी सुरंग, IED वाले। यह ध्यान दीजिए, ये है ग्यों, क्या है ये? ग्यों, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्यों जो है वो जौ और इया से बनता है। तो IED वाले ज्ञात संदिग्ध क्षेत्रों की मैपिंग की जा सकती है, उनके लिए अकस्मात योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। इसमें निवारक और शमन दोनों ही हिस्सों का प्रयोग किया जा सकता है और इससे निकासी योजनाएं बनाना शामिल है। और इसके बाद हम चलते हैं फिर अपने अगले विषय पर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है, जैसा मैंने आपको बताया था, 11 मई 1998 के दिन परमाणु शक्ति का परीक्षण किया गया था, जिससे उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इस साल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लीगो परियोजना के सहित कई परियोजनाओं की नींव भी रखी है, जो कि इसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। अब देखिए, परमाणु शक्ति का जो परीक्षण किया गया था, उसे जो है पहली बार जब प्रयोग किया गया था तो उसे जो है स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध करना था, जिसमें 11 से 13 मई 1974 को माफ़ी चाहूँगा, ये लिखने में शायद गलती हुई है। जब जो है आपका परमाणु संपन्न बनने के लिए 11 से 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नया, यहाँ पे 74 नहीं, यहाँ पे बल्कि 1998 पढ़ा जाए, लिखने में ये गलती हुई है। तो इससे जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें एक परीक्षण का नाम दिया और एक नया नारा दिया, जिसे कहा गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब जो है प्रौद्योगिकी दिवस में हमने क्या क्या प्रयास प्रारंभ किए हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए। पहला आता है, आप प्रौद्योगिकी दिवस का लोगों पे विशेष ध्यान दे दीजिए। ये जो है पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन इससे संबंधित चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे मोबाइल है, टच पैड है, इंटरनेट है, इनोवेशन की और भी बहुत सारी चीज़ें, मैकेनिज्म, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ें बात की गई है। तो
अब जो है कुछ प्रयास जिनके बारे में हमें जानना है। अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें कि अटल टिंकरिंग लैब की बात, मतलब हर एक AIM स्कूल में एक लैब हो। स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ज़मीनी स्तर पर नवाचार के लिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, और बच्चों के लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज इत्यादि लागू किए जाने हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सहयोग के साथ उद्देश्य छात्रों के संसाधन, सलाह, वित्त पोषण, उद्योग विशेषज्ञ, उद्यमिता और नवाचार के परीक्षण संस्थान प्रदान करना, जिससे साथ ही भारत में विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों के नवाचार में भी योगदान मिल रहा है। इससे जो है आपका भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा अनुसंधान और विकास का संस्थान बना है। और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से स्टार्टअप और SME को CSIR प्रयोगशाला में इंक्यूबेशन किए गए स्टार्टअप को उजागर करना और स्टार्टअप के लिए बहुमूल्य फीडबैक प्राप्त करना। CSIR उद्योग के संबंध में इनोवेटिव लेक्चर सत्र आयोजित करना इन अटल नवाचार क्षेत्रों का उद्देश्य बना रहा है। अब इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा जो महत्वपूर्ण है, वो है इस दिन का महत्व, जो कि प्रौद्योगिकी दिवस परमाणु शिक्षा, अंतरिक्ष अन्वेषण, जैव विद्युतीकरण इत्यादि सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाओं की बात करता है। और साथ ही साथ जो है इससे लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का केंद्रीय विषय नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए अटूट संबंध की प्रतिबद्धता भी करता है। इसके बाद हमारा अगला विषय आज भारत और खाड़ी देश से बीच का संबंध। अब जो है ध्यान रखेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ध्यान रखना है क्राउन प्रिंस का मतलब यह है कि अभी तो फिलहाल वो प्रिंस हैं, परंतु ये स्थापित हो चुका है कि वही जो है इससे बाद किंग या राजा बनने वाले हैं। के साथ USA, UAE और भारत के सरकारों के बीच जो है एक बैठक की गई है, जो दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रणनीतिक विषण को रेखांकित कर रहा है। और ये जो है अरब प्रायद्वीप में भारत की नई संभावनाओं पर भी विचार डालता है। ध्यान ये देना है कि इन सारे देश कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नंबर 1 बहरीन। कृपया मैप में देखें और इस बहरीन को पहचानें। आप पाएंगे बहरीन यहाँ पर है, आपके एरो के जस्ट सामने ये वाला हिस्सा बहरीन में आ जाता है। नंबर 2 कुवैत। ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दे पाएँ तो यहीं पर आपको जो है कुवैत भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तीसरा देश कौन सा है ये देख लीजिए, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात। इसमें देख पाना थोड़ा मुश्किल है, परंतु अगर आप मैप में ध्यान देंगे तो यहीं कहीं संयुक्त अरब अमीरात से 7 अलग अलग अमीरात हमारे सामने आते हैं। तो इनके साथ जो है हमारे साथ क्या प्रयोग किया जा रहा है, इसका जो है हमारे बीच सबसे महत्वपूर्ण है व्यापार, कि हमारे बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली खाड़ी देशों में भेजी जाती हैं। बुनियादी ढांचों के निर्माण से भारत के कई सारे लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ और पर्यटन भी प्राप्त होता है। इससे साथ ही साथ भारत जो है इनसे तेल और गैस का उत्पादन करता है,
जो कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संबंध है। और भारत की इनके साथ अच्छे संबंध ऊर्जा सुरक्षा को न केवल सुनिश्चित करते हैं, बल्कि ये दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय गुरुग्राम अथवा गुड़गांव जो कि हरियाणा में दिल्ली के बेहद करीब है, वहाँ पर बनाया गया है। और संयुक्त अरब अमीरात, अरब, कतर और कुवैत इससे सदस्य हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, भारत में के कई सारे लोग यहाँ पर निवास करते हैं और इन देशों के साथ अच्छे संबंध भारतीय डायस्पोरा को सुनिश्चित करने में, सुरक्षित करने में और उन्हें अधिकार सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। इनके बीच कुछ चुनौतियाँ भी हैं हमारे सामने। हमारी सबसे बड़ी चुनौती जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आने वाली है वो है चीन। संभव होता ये चीन देश न होता तो हमारी आधे से जैसी समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती। दूसरा, क्षेत्रीय अस्थिरता। मध्य एशिया में कई सारे गृह युद्ध, चरमपंथी गतिविधियां इत्यादि के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों ने ISIS के कारणों को देखा होगा, जिसमें कि एक फिल्मांकन भी किया गया है, एक काल्पनिक फिल्म द केरला स्टोरी। काल्पनिक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये बात कही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक फिल्म है और इस सभी जो है जैसे ही पश्चिम बंगाल में इसे रिलीज़ किया जाना है तो वहाँ पे ये बात लिखने की ज़रूरत है कि ये फिल्म पूरी तरह काल्पनिक और काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, सत्य घटनाओं से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है तो हमें भी यही मानना पड़ेगा। तीसरा, व्यापारिक केंद्र। मध्य एशिया हमेशा से जो है वैसे व्यापार का केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ पर दजला और फरात, यूरेफर्स और टेफ्रिस नाम की दो नदियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती रही हैं, जहाँ पे प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित रही। साथ ही साथ प्राचीन रेशम मार्ग भी इन्हीं से जुड़ता रहा और इससे ये जो है विश्व के व्यस्त मार्गों में एक रहा है, जहाँ पे गृह युद्ध और प्रतिद्वंदी का जो है भारत के साथ इन संबंधों को प्रभावित करता है। इससे आगे क्या, भारत और खाड़ी देश के सांस्कृतिक रूप से एक साथ लाने का प्रयास करने का जरूरत है। परस्पर पर्यटन और शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और भारत को इनके ऊपर निर्भर न रहते हुए अन्य नवीकरणीय स्रोत पर जोर देने की ज़रूरत भी है। ये बात खाड़ी के भी बहुत सारे देश जैसे UAE के सदस्य, दुबई इत्यादि समझ चुके हैं, जो कि आपका जहाँ पे जो अपनी सारी की सारी व्यवस्थाओं को, अर्थव्यवस्थाओं को पेट्रोल आधारित न करते हुए अन्य स्रोतों पर भी जाने के लिए तत्पर नजर आते हैं। तो ये जो था आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का करंट अफेयर जो मैंने आज लिया है। बाकी जो है कल इतिहास का समय होगा तो इतिहास में हम इसे देखेंगे और इससे बाद जो है फिर हम आगे जो है आपका अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के भी राज्य व्यवस्था के भी समसामयिक घटनाक्रमों को उन्हीं दिनों में देखते जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे
हालांकि आज का जो है विषय काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपसे अब विदा लेंगे और फिर से आपसे यही बात, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 अपने सारे जितने भी छात्र जो बचे हुए हैं वे लोग अपनी फीस को सबमिट कर दें जल्दी से जल्दी, ताकि ये सारा का सारा करंट अफेयर या अन्य सभी नोट्स आपको दिए जा सकें। मैं जानता हूँ आप इससे स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन वो उतने बेहतर नहीं होंगे जब कितने अच्छे पीडीएफ होते हैं। हम खुद भी छात्र रह चुके हैं और स्नैपशॉट या फ़ोटो ली गई चीज़ें हमेशा मोबाइल में अथवा हमारे लैपटॉप में ही बस के रह जाती है। महत्वपूर्ण वही है जो कि आपके पास पीडीएफ में है अथवा रिटन फाइल में है। बेहतर तो ये होता है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट करते चलें, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो पीडीएफ ले लें, जिससे अपने अपने स्थानों पे आप प्रिंट आउट निकाल कर अथवा किंडल का प्रयोग करके पीडीएफ को पढ़ भी सकते हैं और उससे जो है अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यह साल यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 जो है वो चुनाव का भी साल है और साथ ही साथ 2024 में ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आईएएस में सीटों की संख्या 1500 से 1800 तक हो सकती है। और आप जानते हैं जैसा यूपीएससी करता है बाकी राज्य के सरकारें भी वैसा ही करती हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हर एक राज्यों में जो है आपके संस्थान और आपसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।